इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हानली अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए वेट कर रहा था। तभी ग्रैंड एल्डर जिनकुई ने वहाँ पर 4 चैनल्स ओपन कर दिए। साथ ही उसका जूनियर वांग सबको बता रहा था कि इनमें से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर एंशिएंट कल्टीवेटर्स की पावरफुल ट्रेजर्स, एलिक्सर्स और टेक्निक मिल सकती है। इसमें जाने के बाद तुम्हें बस एक ही मौका मिलेगा किसी एक ट्रेजर को उठाने का। अब ये तो हो गई 3 टनल्स की बात, मगर यहाँ पर एक और चौथा टनल भी है जो तुम्हें सीधा मार्वलस इल्यूजरी रेल्म में ले जाएगा। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि किस टनल में ट्रेजर है और किस में इल्यूजरी रेल्म, मगर बस एक बात याद रखो, तुम में से जो भी इल्यूजरी रेल्म को सिलेक्ट करेगा वो सबसे बड़ा अनलकी पर्सन है, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं मिलने वाला। अब आप में से जो लोग भी रिस्क उठाना नहीं चाहते वो यहीं पर रुक सकते हो, मगर उसकी बात फिनिश होने से पहले ही कुछ लोग सीधे एक रैंडम टनल में चले गए। उन्होंने वांग को डिसरिस्पेक्ट किया था, जो देखकर जुआन को हंसी आने लगी। इधर पैट्रियार्क हानली को बोरबीड नाम का मैजिकल ट्रेजर देने लगता है। वो कह रहा था कि अगर तुम गलती से भी इल्यूजरी रेल्म में चले गए तो भी इस बीड के पास होने से तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा। ये बोरबीड तुम्हें वहाँ के इल्यूजन में ट्रैप होने से बचा लेगी। तो हानली ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है जो कि हार्ड डीमंस को उस पर हावी होने से रोक सकती। वहीं पर मास्टर चिंग भी हानली को अपना ग्रीन डेस्टिनी नीडल गिफ्ट करते हैं। वो कह रहे थे कि आइस एंड फायर टनल जैसे यहाँ पर भी कुछ छेड़खानी जरूर की गई होगी, तो अगर तुम्हारा किसी भी पावरफुल राइवल से मुकाबला हो गया तो बस इस ट्रेजर को उसकी तरफ थ्रो कर देना। मानहोसी देखता है कि ये दोनों भी हानली को गिफ्ट दे रहे हैं, तो अब वो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने भी अपना रिजियस किट नाम का आर्मर बाहर निकाल लिया, जो देखकर तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि तुमने आज तक ये ट्रेजर खुद से अलग नहीं किया था, मगर तुम ये मेरे प्यारे डिसाइपल को दे रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मानहोसी तो पैट्रियार्क को उस ट्रेजर को हाथ भी नहीं लगाने देता। वो हानली से कहता है कि ये ट्रेजर तुम्हें सेफ रखेगा, बस अगली ट्रायल तक जिंदा वापस आ जाना। तो इस तरह से हानली को काफी सारे पावरफुल ट्रेजर हासिल हुए थे, जिसके बाद वो सबको ग्रीट करके टनल की तरफ निकल पड़ा। वो दिल में ही सोचता है कि इन सब ने अपने अपने पावरफुल ट्रेजर मेरे हवाले किए हैं। इनफैक्ट मानहोसी तो अपने रीजियस स्काउट के लिए फेमस था। पता नहीं अब ये लोग बदले में मुझसे क्या हासिल करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें बाय बोलकर एक टनल में एंटर कर देता है। इधर जिनकुई का जूनियर वांग कह रहा था कि ये लोग तो इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। तो जिनकुई जवाब देते हुए कहने लगा कि शायद ये मसला उस हेवन डिंग से रिलेटेड है। इस बंदे के पास कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिस वजह से ये शैतान उसे इतना सपोर्ट कर रहे। वांग कहता है लेकिन उस डिंग को तो हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। कई सौ सालों पहले जुआनगू ने उस डिंग को ऑलमोस्ट ऊपर खींच लिया था, मगर लास्ट मोमेंट पर आके वो फेल हो गया। पता नहीं वो जुआनगू तब से कहाँ पर गायब हो चुका है। हमारे पास तो अब उसका कोई भी ट्रैकिंग रिकॉर्ड नहीं। जिस पर जिनकुई कहता है कि जुआनगू एक इवल कल्टीवेटर था और ऐसे लोगों को अक्सर उनके ही डिसाइपल धोखा देते हैं। शायद एब्सोल्यूट डार्कनेस ने ही उसका पत्ता साफ किया होगा। खैर अब इस थर्ड ट्रायल में तो हम इन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तो हमें बस इनके इनर हॉल में जाने तक का इंतजार करना होगा। इधर हानली एक टनल में पहुंच चुका था, तभी वो देखता है कि वहाँ की बात अपने आप फोल्ड होकर नॉर्मल हो रही है। दरअसल ये वॉइड हेवन हॉल का ट्रेजर लाइट पवेलियन था। हानली खुद को लकी मानता है कि वो गलती से इल्यूजरी रेल्म में नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई ट्रेजर मिलने नहीं वाला था। अब उस पवेलियन में एंटर करते ही वहाँ पर हानली को कई सारे ट्रेजर नजर आए। इस पवेलियन को कुछ इस तरह से सेटअप किया गया था कि यहाँ आने वाले बंदे को बस एक ही ट्रेजर हासिल हो जाए। साथ ही वहाँ का हर एक ट्रेजर एंशिएंट कल्टीवेटर की विरासत था, जिन्हें देखकर तो हानली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जो कि हानली के ग्रीन बाम्बू भी क्लाउड एक्ट से बेहतर हो, और हानली को पूरा यकीन था कि यहाँ पर बस इतने ही ट्रेजर तो नहीं हो सकते। तो उसने अपनी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके उस हॉल को चेक किया। यहाँ पर हानली को एक हिडन डोर मिल गया था, तो हानली तुरंत ही जाकर उस डोर को टच करता है और उसके ऐसा करते ही वो डोर के अंदर पुल हो गया। वो बड़ी ही तेजी से उस डोर की गहरी टनल जैसी प्लेस में गिरने लगा था। तभी हानली देखता है कि वहाँ पर एक मैजिकल पावर स्कर्स सेटअप किया है। वेल यही ट्रेजर लाइट पवेलियन का सेकंड फ्लोर था। तो हानली जल्दी से अपने गोल्ड बिटल्स को रिलीज करके वहाँ मौजूद मैजिकल कर्स में अंदर जाने के लिए जगह बना लेता है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स थे, मगर किसी को भी हानली अपनी स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके चेक नहीं कर सकता था। तो अब एक अच्छा ट्रेजर हासिल करने के लिए हानली को पूरी तरह से अपने नॉलेज और किस्मत पर डिपेंड रहना होगा। तो हानली देखता है कि वहाँ पर कई सारे मिरर ट्रेजर हैं, जिनमें स्पेशल पावर्स मौजूद थी। साथ ही वहाँ पर हानली को 5 कलर कॉपर रिंग्स भी नजर आती हैं, जिसमें 5 एलिमेंट के रिस्ट्रेनिंग पावर्स हैं, मगर इसे अच्छे से रिफाइन करने में हानली को ढेर सारी एनर्जी और टाइम की जरूरत पड़ेगी।
पड़ने वाली है। साथ ही वहाँ पर हानली को एक रेड कलर का क्लॉक भी नजर आया। वो क्लॉक ऐसे लहरा रहा था मानो जिंदा हो। तो हानली को 5 कलर कॉपर रिंग के साथ साथ एक क्लॉक भी काफी ज्यादा पसंद आया था। मगर वांग ने ऑलरेडी यहाँ के रूल्स बता दिए थे कि हर एक बंदे को बस एक ही ट्रेजर मिलेगा। जैसे ही हानली इनमें से किसी भी एक ट्रेजर को टच करेगा, वहाँ का कर्स अपने आप ट्रिगर होकर हानली को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। लेकिन हानली को तो ये दोनों ट्रेजर चाहिए थे। अगर वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरह से कट ऑफ कर दे तो शायद यहाँ का कर्स उसे अफेक्ट नहीं कर सकता था। तो हानली जल्दी से अपनी बॉडी पर गोल्ड बीटल्स चिपकाने लगा। उसने खुद की स्पिरिचुअल ऑरा को गोल्ड बीटल्स का आर्मर बनाकर पूरी तरह से हाइड कर लिया था। जिसके बाद उन दोनों ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करता है। हानली ने अपना गोल्ड बीटल का हाथ बनाकर वहाँ के दोनों ट्रेजर को जकड़ लिया था। मगर उसी वक्त तो पूरी जगह शेक होने लगी। वेल हानली ने यहाँ का रूल ब्रेक किया था, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मेशंस ओपन होकर उस पर एनर्जी स्ट्राइक से अटैक करने लगे। मगर हानली बड़ी ही चालाकी से उनसे बचते हुए उसी मैजिकल कर्स बॉल में अपना हाथ डालकर 5 कलर कॉपर रिंग्स को हासिल कर लेता है। जिसके बाद हानली अपने आप किसी और ही realm में टेलीपोर्ट होकर पटक चुका था। मगर हानली ने रेड क्लॉक और कॉपर रिंग को हासिल किया था। वो देखता है कि उस रेड क्लॉक में हाई स्किल डिवीजन टेक्निक है। अर्थ और 5 कलर कॉपर रिंग का यूज करके हानली अपने दुश्मनों को रिस्ट्रेन कर सकता था। यानी कि दोनों ट्रेजर उसे आगे चलकर काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब हानली देखता है कि वो ट्रायल के अगले पड़ाव में पहुंच चुका है। तो उसने पैट्रियार्क ने दी हुई बोर बीड को पहन लिया। दरअसल हानली मार्वलस एक्सक्विजिट इल्यूजरी realm में पहुंच चुका था। और सोचता है कि पता नहीं इस जगह को एक्सक्विजिट मार्वलस क्यों कहा जाता होगा। ये तो एक नॉर्मल सी इल्यूजरी realm है। अब हानली उस पाथ पर आगे बढ़ते हुए देखता है कि वहाँ पर कई सारे रेड क्रेन परिंदे मौजूद हैं, जो कि थोड़ी देर में बहुत ही खूबसूरत लड़कियों में तब्दील हो गए। वो सभी लड़कियां हानली को रिझाने की कोशिश कर रही थी। हानली देखता है कि उन लड़कियों ने बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने हुए हैं, जो कि किसी भी मर्द को आसानी से बहका दे। वो कह रहा था कि भले ये जगह एक हेवन जैसी नजर आ रही, मगर असल में एक हेल है। वो लड़कियां हानली को टच करते हुए उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। जो देख हानली कहता है कि कोई अगर अपने दिल पर काबू नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए इसी जाल में फंस जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं फंसने वाला। फेक तो हमेशा फेक होता है। और फिर उसने एक ही सेकंड में उन सबको वहाँ से भगा दिया। फिर हानली कहता है बस इस ट्रायल में इतना ही था क्या? अरे ये तो बच्चों का खेल निकला। वैसे भी मैं लड़कियों को भगाने में माहिर हूँ, चाहे फिर वो असली हो या नकली। और उसी वक्त हानली को अपनी सिस्टर की आवाज आई। साथ ही साथ हानली की बोर बीड गायब होकर वहाँ पर उसे एक रेड कलर का ब्रेसलेट नजर आता है। जिसके बाद हमें एक फार्मर की झोपड़ी दिखाई गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि हानली के पेरेंट्स का घर था। उनका सारा अनाज वुल्फ गैंग के लोगों ने लूट लिया था, जिसके चलते अब उनके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हानली की फादर डिस्कस करते हैं कि हानली ने 7 मिस्ट्रियस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि उसकी मदर ऐसा नहीं चाहती थी, मगर खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं था और बचा हुआ थोड़ा बहुत अनाज लेने के लिए वुल्फ गैंग के लोग वहाँ पर पहुँच गए। हानली की फादर उन्हें अनाज देने ही वाले थे, मगर हानली उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, जिसके चलते उन लोगों ने हानली की फादर को बुरी तरह से घायल कर दिया। और हानली इतना कमजोर था कि उनका मुकाबला भी नहीं कर पाया। और उसी वक्त हानली की नींद खुल गई। उसे पता चलता है कि कई सालों पहले उसके फादर की मौत हो चुकी है। साथ ही हानली को 7 मिस्ट्रियस सेक्ट की वैगन भी नजर आई। उसे लग रहा था कि अगर वो इस बार भी इस वैगन पर नहीं जा पाया तो उसकी फैमिली भूखी मारी जाएगी। तो हानली भागते हुए जाकर उस वैगन पर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई ज़ैंग ताई और ली फ्यू से। मीनवाइल हानली खुद को बार बार बता रहा था कि ये सब इल्यूजन है, इसमें कोई रियलिटी नहीं। लेकिन फिर भी हानली ने अपनी सारी पुरानी लाइफ को दोबारा से एक्सपीरियंस किया। साथ ही साथ वो देखता है कि डॉक्टर मो ज़ैंग ताई को मारने वाला है। तभी हानली उसे बचाकर वहाँ से भागने लगा, मगर डॉक्टर मो के हाथों वो बेहोश हो चुका था और इस बार भी ज़ैंग ताई को वो बचा नहीं पाया। जब उसे होश आया तब उसके साथ ली फ्यू था, मगर ली फ्यू को तो ज़ैंग ताई के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो हानली को बताता है कि तुम अकेले ही डॉक्टर मो के डिसाइपल हो। जिसके बाद सेक्ट में हुई जंग में वुल्फ गैंग ली फ्यू को मारने वाली थी, मगर हानली ने उन पर अटैक करते हुए अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। हालांकि उसमें भी वो नाकाम हो गया। और फिर हानली की मुलाकात हुई उसके पुराने दोस्त शौशान से, जिसके साथ ट्रैवल करते हुए हानली अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर हानली की सिस्टर की शादी हो रही थी। और तभी वहां पर हानली को एक एजेड पर्सन नजर आता है। हानली उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट कहां से आया? तो बंदा कहने लगा कि ये ब्रेसलेट तो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। इसलिए हानली थोड़ा सा सरप्राइज होकर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मेरा नाम है हानली। और फिर वहाँ का नजारा बदलकर हानली एक और इल्यूजन में चला गया, जहाँ पर उसका ओल्डर फॉर्म
उसके सामने था। साथ ही साथ वहाँ पर हानली को उसकी सिस्टर भी नजर आई, जो कि उसके ओल्डर फॉर्म के गले लगकर रोने लगी थी। उसे देखकर हानली को पुरानी बातें याद आने लगती है। साथ ही साथ हानली को उसकी फैमिली और दोस्त भी नजर आते हैं। वो हानली से उनके पास रुकने के लिए बोल रहे थे, जिस पर हानली कहता है कि ना, ये रियलिटी नहीं है। और फिर उसी वक्त हानली को वो भी चीजें नजर आती है जो कि हानली ने कभी देखी नहीं थी, जैसे कि उसके सिस्टर के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना और हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ रुकना। लेकिन हानली को पता था कि ये सब ड्रीम्स है, तो उस ब्रेसलेट को ब्रेक कर देता है, जिससे वो इल्यूजन्स वैनिश होने लगे। लेकिन हानली खुश था कि वो एक आखिरी बार अपनी फैमिली को देख पाया। जिसके बाद हानली उस मीठे सपने से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उस बोरबीड ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन वहाँ पर अभी भी कई सारे लोग हैं जो अपने सपनों में खोए हुए थे। अगर वो जल्दी से बाहर नहीं आए तो इसी रेल में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। अब हानली इल्यूजन रेल्म के एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। उसने ट्रायल का ये पड़ाव भी पूरा कर लिया था। बस अब आखिरी ट्रायल बची है, जो कि थी इनर हॉल की। वहाँ पर हेवन डिंग को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा तांडव होने वाला था, और हानली जानता है कि चाहे ये डिंग राइचियस पाथ को मिले या फिर डिमोनिक पाथ को, उसे खुद तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। वो सोचता है कि अगर ये हेवन डिंग किसी के हाथ ही ना लगे तो ही मुझे यहाँ से बच के भागने का मौका मिलेगा। और फिर वहाँ के दरवाजे ओपन होकर वॉइड हेवन टावर का इनर हॉल इनके सामने आ जाता है। मानहुजी कह रहा था कि चलो अब तो इस स्टार पैलेस के लोग इनर हॉल के ट्रायल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आना ही उन्हें अलाउड नहीं है। जिसके बाद मानहुजी वान टियानमिंग से पंगे लेना शुरू करता है। उससे कह रहा था क्यों ना हम यहीं पर मुकाबला करें, जो भी हारेगा उसे इनर हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर वान टियानमिंग कहता है, मानहुजा तुझे क्या लगता है मैं तेरे से डरता हूँ? अबे डरती तो मेरी जुत्ती भी नहीं, लेकिन मैं फिलहाल तेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता। बस एक बार हेवन डिंग बाहर आ जाए, फिर तो तेरा मन भरने तक मैं तेरे साथ फाइट करूंगा। और इस बात पर पैट्रियार्क भी अग्री हो गया। तो मानोजी कहते हैं ठीक है, बस एक बार डिंग हमारे हाथ आने दो, फिर देखना मैं कैसे तुम राइचियस सेक्ट वालों की बारात निकालता हूँ। जिसके बाद युआनिया और एक कल्टिवेटर तुरंत ही वॉइड इनर हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर मानहुजी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक बंदा तो ऑन द स्पॉट मारा गया। लेकिन युआनिया इनर हॉल में जा चुकी थी। तभी टियानहुजी गुस्से में मानहुजी से पूछता है कि तुमने उस बंदे को खत्म क्यों किया? जिस पर मानहुजी कह रहा था कि मुझे बोर हुआ इसलिए उसे मार दिया। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो आओ मेरे साथ फाइट करो। तभी वान टियानमिंग कहने लगा कि वैसे भी वो बंदा हमारे राइचियस पाथ का नहीं था, तो हमें उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद राइचियस पाथ के लोग तुरंत ही इनर हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हानली सोचता है कि मुझे तो लगा था कि बस डिमोनिक सेक्ट के लोग ही कमीने होंगे, लेकिन राइचियस पाथ के लोग भी उनसे कुछ कम नहीं। इन्हें भी ह्यूमन लाइफ की कोई परवाह नहीं है। आज तो मुझे ये बात भी पता चली कि नेसेंट सोल वालों के सामने हम कोर फॉर्मेशन वालों की कोई भी औकात नहीं है। तभी पैट्रियार्क कहने लगा कि वो बंदा एक आउटसाइडर था, इसलिए मानहुजी ने उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद वो जुआनबू की तरफ देखते हुए कहने लगा कि ये बंदा भी एक आउटसाइडर है, तो बताओ मानहुजी तुमने इसे अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है? जिस पर मानहुजी कहता है कि इस जूनियर ने मेरी मदद की थी, इसलिए तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। तो पैट्रियार्क कहता है कि अगर तुम इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो तो जरूर से इसमें कोई खास बात होगी। वहीं पर हानली तो सोच में पड़ गया कि मानहुजी जुआन की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है। कहीं जुआनगू की हकीकत उसे पता तो नहीं चल गई? शायद ये दोनों मिलकर एब्सोल्यूट डार्कनेस को मारने की प्लानिंग बना रहे होंगे। जिसके बाद हमें इनर हॉल का भूल भुलैया दिखाया गया, जो बार बार बदल रहा था। साथ ही यहाँ पर फ्लाइंग टेक्निक का यूज करना भी अलाउड नहीं है। इसी दरमियान पैट्रियार्क ऊचाओ को इशारा करता है कि उसने हानली से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो जिंदगी में पहली बार ऊचाओ हानली को अपना भाई बुलाकर पुकारने लगा। वो कह रहा था, मेरे भाई इन स्टोन पिलर्स के पीछे बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स के राज हैं, लेकिन हमारे जैसे कोर फॉर्मेशन के लोग वहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकते। साथ ही साथ ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर अब इन सीनियर्स के हमारे साथ होने की वजह से हम इनर हॉल में सेफ रहेंगे। उसकी बातें सुनकर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा पैट्रियार्क के दबाव में आकर मुझे भाई बोल रहा है, लेकिन जैसे इसे मौका मिलेगा ये मुझे खत्म करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचने वाला। तो अब हानली भी ऊचाओ के इस ड्रामे में शामिल हो गया। उससे पूछता है कि बड़े भाई ऊचाओ, ये जगह एक भूल भुलैया जैसी है, अगर हमें वापस जाने का रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा? जिस पर ऊचाओ बताता है कि अगर हमें यहाँ पर ट्रेजर मिल गया तो हम यहाँ से अपने आप टेलीपोर्ट हो जाएंगे, और वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पैट्रियार्क ने स्पेशली तुम्हें अपना मार्शल ब्रदर जैसा ट्रीट करने के लिए बताया था, तो मैं तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। जिसके बाद वहाँ का मेज अपने आप स्पिन होकर ये लोग एक डाइस पर पहुँच गए, जो कि इन्हें बड़ी ही तेजी से टॉप फ्लोर पर ले जा रही थी। मगर अचानक से इन पर पावरफुल पपेट्स अटैक करने लगते हैं, तो मानहुजी बड़ी ही तेजी से उन्हें खत्म करने लगा। उन सभी पपेट्स के डिस्ट्रॉय होते ही उनके मटेरियल्स डाइस पर गिरने लगे थे, जिसे हानली
काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। तो जुआन उसे बताता है कि वाकई बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है, पास में भी कोई बंदा इसे अपने साथ ले गया था, लेकिन वो कभी भी इस मटेरियल को रिफाइन नहीं कर पाया। हानली देखता है कि उस मटेरियल से बहुत ही डार्क और कूल ऑरा रिलीज हो रही है। इसे अच्छे से स्टडी करने के बाद हानली अपने पपेट्स को एंशिएंट कल्टीवेटर जैसे ही डिजाइन कर सकता था। तो हानली उनमें से एक मैकेनिज्म को कलेक्ट कर लेता है। तब तक मानहोजी ढेर सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय करके वापिस आ चुका था। उसी वक्त हानली ने एक पपेट का कटा हुआ हाथ उठा लिया। जो देख ऊंचाओ कहते हैं, जूनियर तुम एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ का सारा कचरा ही साफ कर लो। दरअसल वो हानली से टेढ़ी बात कर रहा था, मगर हानली ने सच में वहाँ के सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लिए। वहीं दूसरी तरफ वान टियानमिंग हेवनली क्रिएशन स्पीयर का यूज करते हुए वहाँ की दीवार में एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से एंटर करके ये लोग हेवन डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद हमें सीधे 2 घंटे बाद की कहानी दिखाई गई। ये लोग तो अभी भी उस हेवन डिंग के करीब पहुँच नहीं पाए थे और तभी इनके सामने कुछ और पपेट्स आ जाते हैं। तो मानहोजी अपनी हेवन बियरिंग आर्ट का यूज करते हुए अपने कई सारे पंचेस रिलीज करता है, मगर वहाँ पर ढेर सारे पपेट्स थे। तो मानहोजी के साथ साथ पैट्रियाक और मास्टर चिंग भी अपनी पावर्स का यूज करते उन पपेट्स को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। हानली तो इन नेसेंट सोल के लोगों की पावर्स देखकर ही हैरान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वान टियानमिंग इनर हॉल के 5वें फ्लोर पर पहुँच गया, जिसका नाम है आर्टिक ड्रैगन अरीना। यहाँ पर टियानोजी वान टियानमिंग से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है उस जिनकुई ने हमें हेवनली क्रिएशन स्पीयर क्यों दिया होगा। सो गाइस, यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि ये लोग डिमोनिक सेक्ट से आगे इसलिए हैं क्योंकि जिनकुई ने इन्हें एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर दिया था ताकि इन्हें पपेट्स के साथ फाइट ना करनी पड़े। तो अब वान टियानमिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि जिनकुई तो एक नंबर का कुत्ता इंसान है। अगर उसने हमें कोई चीज गिफ्ट की है तो जरूर से इसके पीछे उसकी कोई इवल प्लानिंग होगी। वैसे भी स्टार पैलेस अब सी ऑफ कैओटिक स्टार पर हुकूमत नहीं कर पाएगा। बस एक बार ये हेवन डिंग हमारे हाथ लग जाए, फिर हम स्टार पैलेस का पत्ता हमेशा के लिए काट देंगे। जिसके बाद वान टियानमिंग उस जगह पर अपना फॉर्मेशन सेटअप करके वो सीधे उस अरीना में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले इन लोगों ने उस जगह को पूरी तरह से सील्ड कर दिया था ताकि डिमोनिक सेक्ट के लोग वहाँ पर बिल्कुल भी आसानी से एंटर ना कर पाए। अब कुछ घंटों बाद मानहोजी एक जोरदार ब्लास्ट करके 5वें फ्लोर पर पहुंच चुका था। मास्टर चिंग कहता है कि हमने कई सारे पावरफुल पपेट्स को खत्म करने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिली, लेकिन वान टियानमिंग और उसके चमचों ने तो एक भी पपेट को खत्म नहीं किया था। जरूर से उनके पास कोई पावरफुल ट्रेजर होगा। जिस पर मानहोजी कहता है अब जो हो गया सो हो गया, हमने बस वॉइड हेवन डिंग पर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर इनके सामने वो टावर तो था मगर बीच में ओपन स्पेस नहीं थी। तो ये नेसेंट सोल के लोग वहाँ पर पाव रखते ही उनके पाव के नीचे फ्लोर आ जाती है। लेकिन हानली, वुचा और जुआन को कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स थे, तो वुचा को उस जगह को क्रॉस करने में डर लग रहा था, इसलिए वो हानली को आगे जाने के लिए कहने लगा। जिस पर हानली कहता है कि सीनियर तो आप हो इसलिए आप पहले आ जाएं और मैं आपका जूनियर हूँ इसलिए मैं आपको फॉलो करूंगा। जुआन को समझ गया था कि दोनों भी फट्टू हैं, इसलिए वो इन दोनों को घूरते हुए खुद ही आगे बढ़ता है। अब टावर तक जाने के लिए इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी का मुकाबला करना था, जिसमें चलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वान टियानमिंग अपनी सिल्कवर्म का यूज करते हुए हेवन डिंग को बाहर निकालने की कोशिश करता है और ये सब स्टार पैलेस का जिनको ही छुप कर देख रहा था। उसका जूनियर कहता है कि वो लोग तो ऑलरेडी डिंग के पास पहुंच गए मगर आपने उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो शायद डिंग उनके हाथ लग जाएगी। जिस पर जिनको ही कहता है तुम बंदे तो अच्छे हो लेकिन तुम्हें बस एक ही खराबी है, तुम्हारे पास सब्र नाम की चीज ही नहीं, तुम्हें थोड़े और एक्सपीरियंस की जरूरत है। देखो अभी तो खेल शुरू हुआ है इसलिए हमें एकदम आराम से बैठकर बस इंतजार करना होगा, हम अपने प्लान को एकदम परफेक्टली अंजाम देंगे। इधर मास्टर चिंग बता रहे थे कि आर्टिक ड्रैगन अरीना पर बहुत ही फेमस बिग डिपर शेल्टर लगाया हुआ है। अगर हम सही स्टेप्स पर पाँव नहीं रखेंगे तो कभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा सकते। वहीं पर हानली जुआन की वजह से थोड़ा सा परेशान था। वो सोचता है कि सिवल जुआन को मानहोजी का सपोर्ट क्या मिल गया, ये तो मेरे साथ होने का दिखावा भी नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, इसने तो मेरे साथ अपनी प्लानिंग भी डिस्कस नहीं की। शायद अब मुझे अपनी मुसीबतों का अकेले ही सामना करना होगा। इधर मानहोजी एक जोरदार जंप लगाते हुए वान टियानमिंग ने सेटअप की हुई शील्ड पर कई सारे पावरफुल पंचेस हिट करता है मगर वो फॉर्मेशन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था। जो देख पैट्रिया कहता है कि शायद हम सबको मिलकर ही इस पर अटैक करने होंगे। तो मास्टर चिंग कहते हैं कि मैकेनिकल सीक्रेट टेक्निक है तो इसे हमें चारों ओर से ब्रेक करना होगा। तो मानहोजी तुरंत एक साइड पर हमला करने चला गया। वहीं पर पैट्रियाक और मास्टर चिंग दूसरी साइड को ब्रेक करने चले जाते हैं। वहीं पर हानली भी ऊंचाओं के साथ एक साइड को ब्रेक करने के लिए रवाना हो चुका था मगर उसके दिमाग में अभी भी जुआन को ही चल रहा है
उसे इतना तो पता था कि जुआनगू कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा। शायद मानहुजी को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में जुआनगू जानता होगा। साथ ही साथ हानली अपनी पावर्स को यूं बेवजह इस फॉर्मेशन पर जाया नहीं करना चाहता, इसलिए ऊचाओ से कहता है कि सीनियर मैं आपसे थोड़ा सा कमजोर हूँ, इसलिए प्लीज आप ही इस बैरियर पर अटैक कीजिए। तो ऊचाओ भी गुस्से में उसे पीछे ढकेलते हुए अपनी पावर से उस डोर पर अटैक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सभी नेसेंट सोल के लोग उसे ब्रेक करने में अपनी पावर्स जाया कर रहे थे और उसी वक्त हानली देखता है कि वो फॉर्मेशन रिएक्ट करने लगा है, तो उसने तुरंत ही ऊचाओ को इसके बारे में बता दिया। इसलिए ऊचाओ भी जोश में आकर वहाँ की दीवार पर एक ब्लास्ट कर चुका था, जिससे वहाँ का फॉर्मेशन तो ब्रेक नहीं होता मगर वहाँ की एक दीवार ब्रेक हो गई थी, जिसके ब्रिक्स को पड़ा हुआ देखकर ये हानली ऊचाओ से कहने लगा कि सीनियर आप फॉर्मेशन को ब्रेक कीजिए, तब तक यहाँ मुझे थोड़ा सा काम है। ऊचाओ भी इरिटेट होकर कहता है ये ले, तो फिर से कचरा उठाने लगा। अब ऊचाओ के वहाँ से जाते ही हानली वहाँ की दीवारों को चेक करता है और उनके अंदर एक और इंटर लेयर थी, तो हानली ने जल्दी से उस पर पंच हिट कर दिया। ऐसी इंटर लेयर को हानली ने अपने दोस्त जिनचिंग के साथ एंशिएंट केव में देखा हुआ था। साथ ही साथ हानली ने मैकेनिकल ट्रैप्स पर ढेर सारा रिसर्च भी किया था और अब जाकर हानली को सारा नॉलेज काम आया। अब वहाँ की इंटर लेयर को हटाने के बाद हानली को वहाँ पर एक मैप मिल जाता है, लेकिन वो उसे ओपन कर पाई इससे पहले उसे पैट्रियार्क की आवाज आई। वो हानली को अपने पास बुला रहा था क्योंकि उन लोगों ने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है। तो हानली तुरंत ही अपने मास्टर के पास पहुंच गया। ये लोग ढेर सारे स्टेप्स को क्लाइंब करके आगे बढ़ रहे थे, मगर वहाँ की ठंडी हवाएं हानली को तकलीफ पहुंचाने लगी। तो पैट्रियार्क उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जो राइनोसोरस पेंडेंट दिया था वो तुम्हें आइस एंड फायर से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसका जल्दी से यूज करो। तो हानली ने जल्दी से उस पेंडेंट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी तकलीफें कम हो गई। इधर वान टियानमिंग उस हेवन डिंग को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी मानहुजी अपनी विशाल फॉर्म को एक्टिवेट करके वहाँ का बड़ा दरवाजा ओपन कर देता है। ये लोग इनर हॉल में अब पहुंच चुके थे, तो वान टियानमिंग अपने साथियों से कहने लगा कि हेवन डिंग को पुल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग इन शैतानों को बिजी रखो। तो उसके साथ ही तुरंत ही डिवाइन टॉर्टोइस को समन कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने फ्लड ड्रैगन को भी समन किया था, जिसके चलते पैट्रियार्क और मास्टर चिंग ने भी उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। मानहुजी कह रहा था कि शायद इन स्पिरिचुअल बीस्ट के दम पर तुम लोग इतना उछल रहे थे, मुझे भी देखना है कि तुम हेवन डिंग को कैसे निकालते हो। और अब मानहुजी अपनी कुर्सी बाहर निकाल कर उस पर फैलाकर बैठ गया। जो देख पैट्रियार्क कहता है कि हमने तो इन्हें रोकना चाहिए, मगर तुम हो के आराम फरमा रहे, जिस पर मानहुजी कहता है कि तुम लोग भी आराम से बैठकर तमाशा देखो। मैं शर्त लगाकर बता सकता हूँ कि वान टियानमिंग के सिल्कवर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और होता भी बिल्कुल वैसे। वान टियानमिंग की स्पिरिचुअल बीस्ट कमजोर होकर उस बड़ी सी वॉइड में गिरने लगे थे, जो देखकर ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वहीं पर वान टियानमिंग के साथ ही उससे कहने लगे कि हम लोगों में डील हुई थी और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे सिल्कवर्म हेवन डिंग को बाहर पुल करेंगे, लेकिन तुम तो उसमें बुरी तरह से फेल हो गए। साथ ही साथ पैट्रियार्क भी वान टियानमिंग से कहने लगा कि तुम हेवन डिंग को पुल करने में फेल हो गए, इसलिए अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर रुक के तुम्हें अपने मायरियाड धर्मा सेक्ट को और जलील करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मानहुजी भी उसे धमकाते हुए कहने लगा कि या तो तुम खुद चले जाओ, वरना मैं तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दूंगा। तो वान टियानमिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है, मगर मानहुजी ने उसे रोक लिया। उससे कह रहा था कि तुम तो तुम्हारे घायल इंसेक्ट यहीं पर भूल गए, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। तो वान टियानमिंग गुस्से में उन स्पिरिचुअल बीस्ट को कलेक्ट करके वहाँ से दफा हो गया। उसके जाते ही मानहुजी अपनी पावर्स का यूज करके डोर को ब्लॉक कर देता है। साथ ही पैट्रियार्क ने भी अपनी हेवन रेमेडी पपेट को डोर पर तैनात कर दिया और मास्टर चिंग अपने थॉर्न बर्ड्स को डोर को गार्ड करने भेज देते हैं। अब उन्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। मास्टर चिंग सबको बताते हैं कि गोल्डन सिल्कवर्म बहुत ही रेयर मैजिकल पेट है, उनकी मौत के बाद भी उनमें मैजिकल पावर्स पाई जाती है। पता नहीं वान टियानमिंग उन्हें यहाँ पर छोड़कर क्यों गया होगा। साथ ही साथ जुआनगू बताता है कि उन लोगों ने इन सिल्कवर्म्स को चेलेडॉन फ्लावर्स को फीड करके उनकी पावर को इंक्रीज किया था, शायद इसी वजह से वो सिल्कवर्म इस डिंग को थोड़ा सा ऊपर खींच पाए, मगर उन चेलेडॉन फ्लावर्स का इफेक्ट घटते ही सिल्कवर्म कमजोर पड़ गई। शायद इसी वजह से वान टियानमिंग को अब इन सिल्कवर्म्स की जरूरत नहीं है। जो सुनते ही पैट्रियार्क जुआनगू से कहने लगा कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, पता नहीं इसका नाम क्या होगा और इसका मास्टर कौन है। यहाँ पर पैट्रियार्क जुआनगू के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन जुआन कहता है कि मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ जिसे पढ़ना
लेना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरा नाम जानकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब मास्टर चिंग उन सिल्कवर्म्स को हटाने ही वाले थे कि तभी हानली कहता है सीनियर मुझे स्पिरिचुअल क्रीचर्स काफी ज्यादा दिलचस्प लगे, तो क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? जिसके लिए मास्टर चिंग तुरंत ही राजी हो गए। अब हानली जल्दी से उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वहीं पर पैट्रियार्क हानली से कहने लगा कि जैसे ही हेवन डिंग हमारे हाथ आएगी मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सा रिवॉर्ड दूंगा, तो चलो अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद हमें वॉइड का सीन दिखाया गया जिसकी गहराइयों में वो डिंग छुपी हुई थी। मास्टर चिंग बताती है कि ब्लू कलर की फ्लेम्स दरअसल सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स है। ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल कोल्ड इन पावर मानी जाती है। अगर इसे जरा भी टच किया तो नेसेंट सोल का कल्टीवेटर कुछ ही पलों में रिफाइन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सेलेस्टियल इन पावर इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। पता नहीं हेवन हॉल बनाने वाले एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने इसे यहाँ पर कैसे लाया होगा। हमारी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे क्रीचर्स है जो इस पावर से बिल्कुल भी नहीं डरते। फॉर एन एग्जाम्पल हानली की ब्लड जेड स्पाइडर। तो अब इन लोगों की इशारों पर हानली अपने स्पाइडर को बाहर निकाल लेता है। मानहुजी कह रहा था कि स्पाइडर को रेज करने में तुमने बहुत मेहनत की होगी, अब तो ये जेड स्पाइडर ही हेवन डिंग को बाहर खींच सकती है। वहीं पर जुआन हानली से अपनी माइंड पावर का यूज करके बात करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें अब थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जितनी जल्दी तुम इस डिंग को बाहर निकालोगे उतनी ही जल्दी मारे जाओगे। वहीं पर पैट्रिया को ऊंचा और जुआन को अल्टर के पास भेज देता है क्योंकि यहाँ पर उनका कोई काम नहीं था। साथ ही वो हानली को बताता है कि स्पाइडर के साथ मेरे म्यूटेटेड फायर पाइथन भी डिंग को पुल करने में हेल्प करेंगे। इतना ही नहीं हानली को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसने मास्टर चिंग पर सौंप दी थी। हानली अच्छे से जानता था कि इनका काम होते ही ये लोग या तो उसे मार देंगे या फिर उसे यहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ जुआन और ऊंचा तमाशा देखने के लिए अल्टर पर जाकर रुक गए थे। साथ ही हानली ने भी अपनी स्पाइडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया। पैट्रियार्क भी वॉइड डिंग के सेंटर में एक प्लेटफॉर्म बना लेता है जिस पर हानली की जेड स्पाइडर कूद गई। वो अब उसके चारों ओर सेटअप की गई फॉर्मेशन फ्लैग्स पर अपनी कॉबवेब रिलीज कर देती है। जिसके बाद कॉबवेब के जरिए उस स्पाइडर ने हेवन डिंग को ऊपर पुल करना शुरू कर दिया। तभी पैट्रियार्क हानली से कहता है कि हमें स्पाइडर की पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इधर हेवन डिंग जैसे ऊपर आने लगी पैट्रियार्क ने भी अपनी फायर पाइथन को रिलीज कर उन्हें बहुत ही पावरफुल पिल खिला दी, जिसके चलते उन फायर पाइथन की पावर काफी हद तक बढ़कर वो डिंग को पुल करना शुरू कर देते हैं। पैट्रियार्क हानली को बता रहा था कि पिल कंज्यूम करने के बाद मेरे फायर पाइथन पावरफुल तो बन गए, लेकिन फिर भी वो इस डिंग को ज्यादा ऊपर तक खींच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे डिसाइपल तुम्हें और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हानली को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पैट्रियार्क के खिलाफ एक लफ्ज भी उगल नहीं सकता। साथ ही साथ वॉइड डिंग भी अनस्टेबल हो चुकी थी, तो पैट्रियार्क हानली को बजर्किंग टेक्निक का यूज करने का ऑर्डर देता है, जिससे हानली की स्पाइडर और ज्यादा फ्यूरियस हो गई। हानली को डर था कि कहीं इस डिंग को पुल करने के चक्कर में उसकी प्यारी सी स्पाइडर मारी न जाए। वहीं पर पैट्रियार्क हानली को बार बार बता रहा था कि स्पाइडर को और ज्यादा गुस्सा दिलाओ, तो हानली को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी थी, जो देख मास्टर चिंग बताती है कि जैसे वॉइड डिंग ऊपर आने लगेगी यहाँ की सेलेस्टियल कोल्ड भी उसी के साथ साथ और ज्यादा स्ट्रांगली रिलीज होगी। इसी ब्लू कोल्ड की वजह से पहले भी हजारों कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। इस पर से तो हानली समझ गया था कि वॉइड डिंग हजारों सालों से किसी के हाथ ही नहीं लगी। अब जैसे वॉइड डिंग ऊपर आई वहाँ की दीवारें ब्रेक होने लगती है। दरअसल वान टियानमिंग के स्पिरिचुअल पेट्स ने इनके डिफेंस को ब्रेक कर दिया था। साथ ही साथ वो हजारों फ्लाइंग सोड इन लोगों पर रिलीज करता है, जो देख मानहुजी वान टियानमिंग पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा से एक शील्ड बनाते हुए उन सारी तलवारों को डिस्ट्रॉय करके अपने 3 आइज लेपर्ड को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल बीस्ट था। दरअसल वान टियानमिंग ने यहाँ से बाहर जाने से पहले ही अपना एक चूहा यहीं पर छोड़ दिया था, जिसके जरिए वान टियानमिंग इन लोगों पर नजर रखे हुए था। और फिर सही मौका देखते ही वो लोग डिफेंस तोड़कर अंदर आ गए। मास्टर चिंग कहते कि वान तुम तो बस नाम के लिए राइचस डाव को फॉलो करते हो, तुम्हारी हरकतें तो हम डिमोनिक कल्टीवेटर से भी गई गुजरी है। जिस पर वान टियानमिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे ये करना पड़ा, वरना यहाँ का ग्रेट शो में विटनेस नहीं कर पाता। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, एक तो ये कि तुम हेवन डिंग से निकलने वाला ट्रेजर हमारे साथ शेयर करोगे, या फिर तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि मैं तुम्हारी जेड स्पाइडर को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। जिस पर मानहुजी कहता है कि हम अपनी मेहनत तुम्हारे साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, देखते हैं कि तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। जिसके तुरंत ही बाद वो अपने 3 आई लेपर्ड से वान पर हमला करवा देता है, मगर वान ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, जिससे लेपर्ड का अटैक काउंटर हो चुका था। साथ ही साथ डिंग से निकलने वाली ऑरा से बचने के लिए ये लोग अपने आसपास एक शील्ड भी बना लेते हैं। हानली सोचता है कि इन लोगों ने अपने स्पिरिचुअल पेट्स को कई दिनों तक टॉर्चर किया होगा, तभी जाकर तो ये म्यूटेटेड फॉर्म में बदल गए। मानना पड़ेगा
कि नेसेंट सोल की कल्टीवेटर्स इंसानियत के नाम पर धब्बा है। वहीं पर वान भी अपनी हजारों सोर्स रिलीज करते हुए इन पर अटैक कर देता है, मगर मानहुजी का लेपर्ड उन अटैक को काफी तेजी से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो वान टियानमिंग ने अपने ड्रैगन को उस लेपर्ड पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके चलते उन दोनों के स्पिरिचुअल बीस्ट के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो गई। मीनवाइल टियानमिंग को ड्रैगन स्पाइडर पर भी अटैक करता है, मगर हानली ने जल्दी से अपने स्पाइडर को प्रोटेक्ट किया। जो देख पैट्रियार्क कहता है कि हानली तुम बस डिंग को पुल करो और मैं तुम्हें और तुम्हारी स्पाइडर को प्रोटेक्ट करता हूँ। वहीं पर टियानमिंग और मानहुजी भी आपस में भिड़ चुके थे। उन दोनों की क्लैश में लोग बड़ी तेजी से पीछे ढकेले गए, जिसके बाद मास्टर चिंग के स्पिरिचुअल बर्ड्स उनके टॉर्टोइस पर हमला करने लगे। मीनवाइल पैट्रियार्क अपने कई सारे पपेट्स मू टेंगजी पर छोड़ देता है, मगर टेंगजी ने अपने वुडन थॉर्न को एक्टिवेट करते हुए पैट्रियार्क के पपेट्स को निपटा दिया। और तो और इसी दरमियान वान का स्पिरिचुअल पेट भी हानली के स्पाइडर पर हमला कर देता है। हानली इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसी वक्त मास्टर चिंग ने बीच में आकर हानली और उसकी स्पाइडर को बचा लिया था। मास्टर चिंग भले ही अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करता, मगर उसने सही मौके पर हानली को प्रोटेक्ट किया था।